Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो है गाइज, नाउ वी आर बैक विद द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर का नाम था नेशन चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और आपने इससे पहले इस चैप्टर के ऊपर 4 पार्ट देखे हुए हैं। सो ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हम कम्प्लीटली समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जब भारत देश पूरी तरीके से आज़ाद हो गया, जितनी समस्याएं थी उसको फेस कर लिया और फाइनली देसी रजवाड़े जितनी भी रियासतें थी, 565 रियासतें, उन्हें भी विलय कराने के बाद 4 रियासतें रह गई थी। ये 4 रियासतें, इनको भी साथ में इंटीग्रेट करवाने के बाद, जोड़ने के बाद फाइनली अब सबसे बड़ा चैलेंज था राज्यों का पुनर्गठन करना। दैट मीन्स हमें समझना ये था कि कौन सा स्टेट गुजरात बनेगा, कौन सा महाराष्ट्र बनेगा, कौन सा झारखंड बनेगा, कौन सा बिहार बनेगा। एंड दिस वाज अ वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम फॉर द इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि बिकॉज ड्राइंग इंटरनल बाउंड्रीज वाज अनदर टास्क इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। भाई अगर कोई भी देश है, अब कोई ड्राइंग तो बनाई नहीं जा रही है ना कि आप इस लाइन को खींचेंगे, इस लाइन को खींचोगे तो गुजरात बन जाएगा। टास्क का सबसे बड़ा कि किस हिस्से को गुजरात बनाया जाएगा, किस हिस्से को मद्रास बनाया जाएगा, किस हिस्से को क्या बनाया जाएगा, किस हिस्से को क्या बनाया जाएगा। बिकॉज जब देसी रियासतों को विलय करवा लिया गया तो उनसे भी तो कुछ ना कुछ प्रॉमिस करी गई होगी ना। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा टास्क था। और यहाँ पर हमारे भारत देश के अंदर लिंग्विस्टिक एंड कल्चर प्लूरिटी ऑफ द इंडिया कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग ऑफ नेशनल यूनिटी। मतलब क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर आपने देखा होगा संस्कृति और भाषा, कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है, कितने टाइप की संस्कृति है। अगर आप देश को तोड़ भी रहे हो, हिस्सों में बांट भी रहे हो, तो ऐसा बांटना पड़ेगा आपको कि जिससे दूसरों की भाषा पे, दूसरों की संस्कृति पे और देश की एकता और अखंडता पर कोई फर्क ना पड़े। आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो सोचिए कितना बड़ा चैलेंज होगा देश के लिए उस टाइम पीरियड पर। यहाँ पर भाषा के आधार पर भी सबको रखना है, कल्चर के आधार पर भी सबको रखना है, किसी की कोई समस्या ना हो, राज्य की एकता भी बनी रहे, ये सब सोचना पड़ रहा है। तो उस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हैं ये नक्शा बनाया गया था और हमारे भारतीय नेताओं ने सोचा था कि हम अगर देश को अगर बनाएंगे भी तो हम किस पे बेस पे बनाएंगे, लिंग्विस्टिक बेस पे बनाएंगे, भाषा के आधार पे बनाएंगे। देशों को राज्यों को किसके हिसाब से बना जाएगा, भाषा के आधार पे। कैसे भाषा के आधार पे, गुजरात बोलने वाला गुजराती में, बिहारी बोलने वाला बिहार में, झारखंडी बोलने वाला झारखंड में, मराठी बोलने वाला महाराष्ट्र में। तो ऐसी कंट्री को बनाया गया। इस तरीके से स्टेट्स को बनाया गया। मैं बार बार कंट्री बोल रहा हूँ, वो हो जाता है फ्लो में, लेकिन आप समझना है कि कंट्री तो भारत है ना, देश तो भारत है, उसके अंदर तो स्टेट ही बनाया जाएगा ना। तो आपको समझना ही है कि स्टेट को किस हिसाब से बनाया जा रहा है, भाषा के आधार पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि सभी को पता था कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे लीडर्स को बस ये डर था कि अगर हमने भाषा के आधार पर देश को बना दिया तो कहीं ये देश टूट ना जाए दोबारा से, क्योंकि अलग अलग भाषा है लोगों की, लोग अपने आप को अलग अलग अटेंशन देने की कोशिश करेंगे और साथ में इट वुड बी ड्रो अटेंशन अवे ऑफ द अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस। और अगर भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया जाएगा तो उसके लिए सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी बहुत खतरनाक हो जाएंगे हमारे देश के अंदर। और सबसे बुरी बात थी, प्रिंसली स्टेट्स को कोई डिसाइड ही नहीं करा गया कि उनको क्या किया जाएगा, उनको कैसे तोड़ा जाएगा। या अगर मान लीजिए हैदराबाद के राजा को अगर बोल भी दिया कि ठीक है वह भारत का हिस्सा बन गए, लेकिन हैदराबाद को भी तो कुछ ना कुछ डोमिनेंस या कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना हमें, लेकिन उनके बारे में भी नहीं सोचा गया। तो यहाँ पर ये फैसला लिया गया बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा कि भाई सेंटर जो लीडर्स, जो केंद्र सरकार के लीडर्स थे, उन्होंने डिसाइड करा कि इस मैटर को पोस्टपोन किया जाए, इसको बाद में सोचा जाएगा, बाद में इस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन दोस्तों ये डिसीजन बाद में गले की हड्डी जब बन गया, जब लोकल लीडर्स ने इनके ऊपर सवाल खड़े करने लग गए। किन पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। लोकल लीडर कौन के, स्टेट के एमएलए हो गए, स्टेट के एमपी हो गए, स्टेट के पार्षद हो गए, उन लोगों ने इसकी डिमांड बढ़ाने लग गए। और यहाँ पे सेंट्रल के लिए ये काम करना बहुत ही ज़्यादा मजबूर वाली बात हो गई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत होती है
विशाल आंध्रा मूवमेंट से। दोस्तों विशाल आंध्रा मूवमेंट आपके हिस्टोरिकल पॉलिटिकल के अंदर और आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर सभी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाषा के आधार पर उन्होंने पहला ऐसा स्टेट था जिन्होंने तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास राज्य को एक अलग राज्य की डिमांड करने स्टार्ट कर दी। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी हो, सभी ने वहाँ पे उस समय पे विशाल आंध्रा मूवमेंट को सपोर्ट करा। और यहाँ पे जो क्या कहते हैं मद्रास है और जो आंध्रा रीजन है उसको अलग करने की मांग करी। और इस तरीके से ये व्यक्ति जो है आज की पॉलिटिकल में सबसे जाने माने नाम है, जैसे श्री रामुलु बोला जाता है। ये बहुत बड़े दिग्गज गांधीवादी नेता हैं। इन्हें श्री रामुलु पुट्टी बोला जाता है दोस्तों। और इन्होंने ये कहा था कि वो 56 दिन तक उन्होंने ये कहा था कि वो इनफाइनेट डेज तक फास्ट रखेंगे जब तक नया आंध्र प्रदेश बनाया नहीं जाएगा भाषा के आधार पर। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी डिमांड करी गई। और दोस्तों 56 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि इन्होंने नॉन स्टॉप फास्ट रखा था आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए। और यहाँ पे इसकी वजह से मद्रास की जो विधानसभाएं थी उनके कई विधायकों ने, बहुत सारे एमपीज़ ने पोट्टी श्री रामुलु के मौत के बाद, मरने के बाद इस्तीफ़ा दे दिया। वहाँ की सरकार चल नहीं रही थी। इसकी वजह से फाइनली आंध्र प्रधान लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है ये, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को फाइनली फिर अलग करा गया, दिसंबर 1952 के अंदर इसे अलग करा गया। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जो भाषा के आधार पे राज्य बनाया गया था। तो जब ये राज्य बनाया गया दोस्तों, इसके गठन के बाद दूसरे और स्टेट्स ने डिमांड करने लगे कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग किया जाए। अब देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, इसीलिए एक अलग से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा गया। 1953 के अंदर इस कमीशन को बनाया गया। दोस्तों कमीशन बनाने का मेन मकसद सरकार का ये होता है कि सरकार अपने पॉलिटिकल काम को अलग करेगी और ये कमीशन अपने काम को अलग करेगी। इनका काम होगा, देखना पड़ेगा इन लोगों को कि किस तरीके से पॉलिसी के आधार पे कितने राज्य बनाए जाएंगे। 1953 के अंदर इस कमीशन का निर्माण करा गया था। इन्होंने बहुत समझा, बहुत स्टडी करी। और यहाँ पे फैज़ल अली जो थे दोस्तों इसके चेयरमैन थे। फैज़ल अली कमीशन भी बोला जाता है इसे, राज्य पुनर्गठन आयोग को। फैज़ल अली कमीशन ने 3 साल तक रिकमेंडेशन को पढ़ा, समझा और फाइनली 1956 के अंदर जाके इन्होंने बोला कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाएंगे। और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कब? 1956 में। सो फाइनली आई होप यू गेटिंग ऑल द पॉइंट दैट कितने सारे स्टेट्स बने, कैसे बने, क्या प्रोसेस था। 1956 तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्षेत्रीय नेता राजनीति का हिस्सा बन गए। राज्यों को एक समान विभाजन ने विविधता के सिद्धांत के लिए राष्ट्रीय एकता स्वीकृति को मजबूत किया और इससे भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। कब तक? जब तक 2014 नहीं आ गया। 2014 में 2014 तक आते आते 29 राज्य बन गए थे। क्यों 29 राज्य? इसलिए बन गए थे क्योंकि समय के साथ साथ दूसरे राज्यों ने भी डिमांड करी। 1956 में डिमांड हुई, 1963 में, 1987 में, 1972, 1987 इन सभी में डिमांड हुई। इवन 2000 के अंदर तो आप देखेंगे कि एक झारखंड, छत्तीसगढ़, ये उत्तरांचल, ये सारे के सारे अलग बने थे। आप देख सकते हो ये सारे अलग बने थे। और फाइनली 2014 के अंदर जाके तेलंगाना अलग राज्य बना। और उसकी वजह से हमारे देश के अंदर फिर आपने देखा होगा 29 स्टेट्स बन गए थे और 7 हमारे जाके यूनियन टेरिटरीज बन गए थे। ये तो आपको ध्यान होगा। लेकिन दोस्तों फिर आपको ये ध्यान होगा कि जम्मू एंड कश्मीर से मोदी सरकार ने 370 धारा हटा दी थी, है ना। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो था दोस्तों एक स्टेट था और स्टेट होने की वजह से जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। क्योंकि 2014 तक 29 राज्य थे, लेकिन 2000 जब ये मोदी गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर को विलय कर लिया था तो हमारे देश के अंदर 28 राज्य बने थे
और फाइनली कितने हमारे पास यूटी थी 7 थी, तो 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई थी, है ना। तो ये तो बच्चों को आज भी पता है कि 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज बन गई थी। लेकिन दोस्तों अब 2020 के अंदर, मैं 2020 का रिसेंटली डेटा बता रहा हूँ, आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। भले से आप वीडियो को रोक लो, अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो। दोस्तों अब आपको समझना ये है कि हमारे भारत देश के अंदर अभी जाके 1 2 3 4 5 6 7 7 चौक 28 स्टेट्स है हमारे पास एट प्रेजेंट टाइम। 2020 का डेटा बता रहा हूँ। और एट प्रेजेंट टाइम हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है। लोगों को लगता था 9 है, लेकिन दोस्तों रिसेंटली दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को एक कर दिया गया है। ये जनवरी 2020 की बात है, तो इसीलिए करंट डेटा है, आपको ये याद रखना है। केबीसी के अंदर इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब सोचिए केबीसी के अंदर पूछा गया तो भाई यूपीएससी के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से स्टेट्स की डिमांड बढ़ रही है, आगे नहीं बढ़ेगी? दोस्तों बढ़ेगी। डिमांड फॉर द न्यू स्टेट हैज़ नॉट कम टू एंड मूवमेंट। ऐसा नहीं है कि अभी भी वो नहीं बढ़ रही। अभी भी महाराष्ट्र जो है वो विदर्भ जो है महाराष्ट्र से अलग होना चाहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भी लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो अलग बनाया जाए। पश्चिम बंगाल से भी अलग स्टेट बनने की मांग अभी भी आ रही है। आसाम के अंदर 7 स्टेट निकल गए थे, लेकिन फिर भी असम के अंदर से एक और स्टेट बनने की मांग आ रही है। सरकार को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, जब जाके कोई स्टेट्स का निर्माण होता है। ये सेंट्रल का मसला है, ये बहुत लंबी कहानी है, इसलिए सीबीएसई बोर्ड इतना डीपली आपको नहीं बताता। बाकी अभी तक के लिए आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैप्टर and we have finished this chapter, and let's meet in second chapter of Indian book. So this is it in this video, और आई होप जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे वो उसका आप जवाब ज़रूर देंगे। एंड मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि इस वीडियो के नोट्स अगर चाहिए, आपको इस चैप्टर के नोट चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।